प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य EFM आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सांबर लेक, जयपुर, आपका आज के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर्स में हमने बिजनेस बजटिंग का अध्ययन किया था। बिजनेस बजटिंग हमारी BCom तृतीय वर्ष में EFM विषय का एक पेपर है बिजनेस बजटिंग, और हमने उसका अध्ययन किया था। हमने पढ़ा था कि बिजनेस बजटिंग की अर्थ क्या है, बिजनेस बजटिंग की परिभाषा क्या है, एक प्रभावशाली बजट में क्या आवश्यक गुण होने चाहिए, बजट और बजटिंग में अंतर क्या है, बजटिंग की परिभाषा क्या है, बजट का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। आज इसी को जारी रखते हुए आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम अर्ध परिवर्तनशील लागत को विभाजित करेंगे। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था कि एक तो स्थिर बजट होता है, एक लोचशील बजट होता है। लेकिन लोचशील बजट को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है वह यह है कि हमारी जो लागत है उसको हम विभाजित करें। लागत का विभाजन आवश्यक है लोचशील बजट के निर्माण के लिए। और लागत को हम किस प्रकार हम विभाजित कर सकते हैं, तो हम लोचशील बजट बनाने के लिए लागत को दो प्रकार की लागतों में विभाजित करते हैं, परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत। लेकिन विद्यार्थियों, कुछ लागतें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम अर्ध परिवर्तनशील लागत की श्रेणी में रखते हैं, यानी इन लागतों में परिवर्तनशील लागतें तथा स्थिर लागतें दोनों सम्मिलित रहती हैं। अब आवश्यकता यह है लोचशील बजट को बनाने के लिए कि इन लागतों को परिवर्तनशील लागत तथा स्थिर लागत में पृथक किया जाए। अब उदाहरण के लिए अर्ध परिवर्तनशील लागत का उदाहरण हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि अप्रत्यक्ष श्रम लागत यानी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट यानी लेबर ओवरहेड। इसमें जो है स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतें दोनों सम्मिलित हैं। अब हमें इसको विभाजित करना है, इस अर्ध परिवर्तनशील लागत को हमें विभाजित करना। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए जो पहली विधि है, यानी जो पहला मेथड है, वह है उच्च एवं निम्न उत्पादन स्तर विधि, अथवा हम कह सकते हैं क्रियाशीलता स्तर तुलना विधि। इस विधि के अंतर्गत अर्ध परिवर्तनशील लागत यानी सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम डिवाइड करने के लिए सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यानी प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत मालूम करते हैं। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से, बढ़ी हुई परिवर्तनशील लागत डिवाइडेड बाय उच्च स्तर व निम्न स्तर पर अर्ध पर इकाइयों का अंतर, यानी बढ़ी हुई परिवर्तनशील लागत माइनस बढ़ी हुई परिवर्तनशील लागत डिवाइडेड बाय उच्च स्तर पर उत्पादन मात्रा माइनस निम्न स्तर पर उत्पादन मात्रा। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि बढ़ी हुई परिवर्तनशील लागत क्या होती है। विद्यार्थियों, इस प्रकार की जब हमें सूचना दी होती है जहाँ हमें अर्ध परिवर्तनशील लागत दी होती है, तो हम इसको उदाहरण से समझते हैं। विद्यार्थियों, जनवरी 2020 में मान लीजिए एक कंपनी ने 500 इकाइयों का उत्पादन किया, किसी उत्पाद की 500 इकाइयों का उत्पादन किया, और उसकी जो अर्ध परिवर्तनशील लागत है वह 2000 रुपये आई। अब फरवरी माह में जाते हैं। फरवरी माह में मान लीजिए कि उस कंपनी ने 940 इकाइयों का उत्पादन किया और उसकी जो अर्ध परिवर्तनशील लागत है वो 2880 रुपये यानी 2880 रुपये हो गए। तो अब यहाँ हमें दो उत्पादन स्तर दिए हुए हैं, एक तो फरवरी का जो 940 इकाई है और एक 500 इकाई का। हमें दो अर्ध परिवर्तनशील लागतें भी दी हुई हैं, यानी जनवरी में अर्ध परिवर्तनशील लागत कितनी है? 2000, और जबकि फरवरी में कितनी है? 2880।
तो अब सबसे पहले इस सूत्र को पूरा करने के लिए हमें निकालनी बढ़ी हुई परिवर्तनशील लागत। तो आइए हम कैसे निकालेंगे। 2880 माइनस 2880 रुपये क्या है, इतनी अर्ध परिवर्तनशील लागत बढ़ गई जब हमने उत्पादन का स्तर 500 इकाई से बढ़ा के 940 इकाई किया। तब जो अर्ध परिवर्तनशील लागत थी वह 2000 से 2880 पर पहुंच गई। लेकिन अर्ध परिवर्तनशील लागत में इतनी बढ़ोतरी हुई है, हमें निकालना है बढ़ी हुई परिवर्तनशील लागत। पर बढ़ी हुई परिवर्तनशील लागत कैसे निकालेंगे, हमें तो बढ़ी हुई परिवर्तनशील लागत दे ही नहीं रखी, हमें तो अर्ध परिवर्तनशील लागत दे रखी है बढ़ी हुई। तो अर्ध परिवर्तनशील लागत में स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों शामिल होते हैं। परिवर्तनशील लागत यानी वेरिएबल कॉस्ट हमेशा जैसे ही उत्पादन की इकाइयों में अंतर आता है तो वह बदलती है, वह प्रभावित होती है उत्पादन की इकाइयों में अंतर आने से, जबकि स्थिर लागत उत्पादन की इकाइयों में अंतर आने से प्रभावित बिल्कुल नहीं होती है। तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि जो लागत उत्पादन की इकाइयों से प्रभावित, उत्पादन की इकाइयों के घटने बढ़ने से प्रभावित नहीं है वह स्थिर लागत है, और जो उत्पादन की इकाइयों से बढ़ने से प्रभावित है वह परिवर्तनशील लागत है। तो यहाँ पे अर्ध परिवर्तनशील लागत पहले कितनी थी, 2000। उत्पादन इकाइयों का स्तर हमने 500 से 940 कर दिया, यानी 440 इकाई बढ़ा दी। तो इससे क्या हुआ कि हमारी अर्ध परिवर्तनशील लागत 880 रुपये बढ़ गई। तो ये जो बढ़ोतरी हुई है अर्ध परिवर्तनशील लागत में, वो जो बढ़ोतरी है वो केवल परिवर्तनशील लागत के कारण ही है, यानी ये जो बढ़ोतरी है ये परिवर्तनशील लागत ही है। ये 880 रुपये परिवर्तनशील लागत के कारण ही बढ़े हैं, क्योंकि स्थिर लागत तो बढ़ नहीं सकती उत्पादन इकाइयों में अंतर आने से। इस कारण से हमें बढ़ी हुई परिवर्तनशील लागत हमने निकाल ली। उसका फॉर्मूला क्या है, उच्च उत्पादन स्तर पर अर्ध परिवर्तनशील लागत माइनस निम्न उत्पादन स्तर पर अर्ध परिवर्तनशील लागत। तो हमें बढ़ी हुई परिवर्तनशील लागत यानी 880 प्राप्त हो गई, 880 रुपये। अब इसका डिवाइड हमें किससे करना है, उच्च स्तर पर उत्पादन मात्रा वो कितनी थी, है 940 फरवरी का उत्पादन, और माइनस निम्न स्तर पर उत्पादन मात्रा वो कितनी है 500 जनवरी का उत्पादन। तो यानी 880 डिवाइडेड बाई 940 माइनस 500 यानी 880 डिवाइडेड बाई 440। इसका मतलब 2 रुपये प्रति इकाई हमारी परिवर्तनशील लागत आ गई। अब हमारे पास परिवर्तनशील लागत आ गई प्रति इकाई। अब हम जनवरी की परिवर्तनशील लागत मालूम करेंगे। जनवरी में विद्यार्थियों हमारा उत्पादन कितना था, आपको याद होगा 500 इकाई था, और 500 इकाई को हमने 2 रुपये से गुणा किया तो कितना आया 1000 रुपये। 1000 रुपये जनवरी की परिवर्तनशील लागत है। किसमें से, जनवरी में जो अर्ध परिवर्तनशील लागत थी 2000 रुपये, उसमें से 1000 रुपये तो परिवर्तनशील लागत के हैं, और इसका मतलब बाकी कितने बचे 1000 रुपये, वे स्थिर लागत के हो गए। अब एक बार हमने स्थिर लागत निकाल ली तो स्थिर लागत हमें दोबारा निकालने की आवश्यकता नहीं है अगले उत्पादन स्तर के लिए, क्योंकि स्थिर लागत स्थिर रहती है। अब यह हम इसको फरवरी के हिसाब से निकाल सकते हैं। फरवरी में कितना हमारा उत्पादन था 940। 940 को हम 2 से गुणा करें और 2880 में से माइनस करें, तब भी 1000 रुपये हमारी स्थिर लागत आएगी। यानी यदि हम 940 को 2 से गुणा करेंगे, यानी हम 940 को 2 से गुणा करेंगे तो 1880 आएगा। 1880 हमारी परिवर्तनशील लागत हो गई, किसकी, फरवरी की। और हमारी कुल अर्ध परिवर्तनशील लागत कितनी थी 2880। 2880 में से हमने 1880 घटा दिए तो कितना शेष बचा 1000 रुपये। तो चाहे हम किसी भी उत्पादन स्तर पर निकालें पर हमारी स्थिर लागत तो वही निकलेगी, ठीक है, 1000 रुपये, और बाकी की बची परिवर्तनशील लागत। तो इस प्रकार हमने इस विधि से अर्ध परिवर्तनशील लागत को पृथक किया परिवर्तनशील लागत तथा स्थिर लागत में। अब दूसरी विधि क्या है, न्यूनतम वर्ग विधि। यह लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर आधारित है। और ये क्या है, यहाँ पे जब हम
न्यूनतम वर्ग विधि से हम ये निकालते हैं, जब हम न्यूनतम वर्ग विधि से अर्ध परिवर्तनशील लागत को पृथक करते हैं तब हम उत्पादन को x मानते हैं और लागत को y मानते हैं। ये हमें एक सूत्र सा दिख रहा है। ये सूत्र क्या है? दो सामान्य इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशंस हैं जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ये जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। इससे हमें न्यूनतम वर्ग विधि से परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत ज्ञात हो जाएगी। परिवर्तनशील लागत b, स्थिर लागत a, y क्या हो गया हमारी लागत, और उत्पादन क्या हो गया x। ये विधि सर्वोत्तम उपयुक्त रेखा यानी लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर आधारित है। यह इस विधि के अनुसार हम गणितीय रीति से स्थिर तथा परिवर्तनशील लागत को पृथक करते हैं, यानी न्यूनतम वर्ग विधि यानी मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर किस पर आधारित है? लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर आधारित है। इस विधि में हम गणितीय रीति से स्थिर व परिवर्तनशील लागत को विभाजित करते हैं। यहाँ पे उत्पादन को x, लागत को y मानकर दो नॉर्मल इक्वेशंस की सहायता से हम स्थिर लागत a तथा परिवर्तनशील लागत b को ज्ञात करते हैं। अब रेखा चित्र विधि, अगली जो विधि है वह है रेखा चित्र विधि। तो विद्यार्थियों, रेखा चित्र विधि के अंतर्गत यह विधि किस पर आधारित है? सहसंबंध विश्लेषण पर आधारित है। यह एक सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें व्यवसाय के विभिन्न क्रियाशीलता स्तरों यानी उत्पादन स्तरों की अर्ध परिवर्तनशील लागत को एक रेखा चित्र यानी ग्राफ के माध्यम से हम एक ट्रेंड लाइन निकालते हैं, यानी एक प्रवृत्ति रेखा निकालते हैं। यानी हम व्यवसाय की विभिन्न क्रियाशीलता स्तरों की अर्ध परिवर्तनशील लागत को रेखा चित्र के माध्यम से एक प्रवृत्ति रेखा के रूप में दर्शाते हैं तथा क्रियाशीलता स्तरों की अर्ध परिवर्तनशील लागत के अंतर को बढ़ी हुई परिवर्तनशील लागत मानकर उसे अतिरिक्त उत्पादन वृद्धि से विभाजित करके प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत हम ज्ञात कर लेते हैं। यानी इसमें हम उसी प्रकार से क्रियाशीलता स्तरों की जो अर्ध परिवर्तनशील लागत है उसमें जो अंतर हुआ है, जो वो बड़ी है, उसको हम परिवर्तनशील लागत मानकर उसे अतिरिक्त उत्पादन वृद्धि की मात्रा से विभाजित करके प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि ये ग्राफिकल मेथड है, इसमें हम एक ट्रेंड लाइन दर्शाते हैं। अंतिम विधि है परिवर्तनशीलता अंश विधि। इस विधि में ये विधि जो है यह मान के चलती है कि अर्ध परिवर्तनशील जो हमारे एक्सपेंसेस हैं यानी जो अर्ध परिवर्तनशील हमारे व्यय हैं, व्ययों की जो सभी मदें हैं उससे संबंधित लागत में समान प्रतिशत से परिवर्तन नहीं होता। किसी मद में 5% परिवर्तन होता है तो किसी मद में 10%। इसलिए इस विधि में क्या होता है कि हम अर्ध परिवर्तनशील लागत की सभी मदों को, मान लीजिए हमारे पास 2-3 प्रकार की अर्ध परिवर्तनशील लागतें हैं, उसमें सभी मदों को पहले अलग अलग परिवर्तनशील लागत ज्ञात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2-3 मदों की अर्ध परिवर्तनशील लागत है, हम उसको जो विभिन्न मदों की हमारे पास अर्ध परिवर्तनशील लागत है, सबसे पहले हम अलग अलग उनके लिए परिवर्तनशील लागत निकालेंगे। तो हम एक प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे। यानी हम कहेंगे कि मान लीजिए इस मद में तो हमारी परिवर्तनशील लागत 5% आ रही है, दूसरे मद में हमारी परिवर्तनशील लागत 10% आ रही है। तो इस प्रकार से हम विभिन्न मद के अनुसार यानी हर प्रत्येक मद में हम अर्ध परिवर्तनशील लागत
अलग अलग हम निकालते हैं प्रत्येक मद की। जितने भी मद हैं अर्ध परिवर्तनशील लागत की, हम उसमें से प्रत्येक मद के लिए अलग अलग परिवर्तनशील लागत निकालते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने आज लोचशील बजट बनाने के लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ है वो है लागतों का विभाजन। और लागतों का विभाजन किस प्रकार किया जाए, अर्ध परिवर्तनशील लागत का विभाजन परिवर्तनशील लागत तथा स्थिर लागत में किस प्रकार किया जाए, हमने ये पढ़ा। इसकी क्या क्या विधियां हैं। पहली विधि है क्रियाशीलता स्तर तुलना विधि या उच्च तथा निम्न उत्पादन स्तर विधि। दूसरी विधि है न्यूनतम वर्ग विधि। तीसरी विधि है रेखा चित्र विधि। चौथी विधि है परिवर्तनशीलता अंश विधि। तो हमने इन विधियों का अध्ययन किया। आगे की लेक्चर्स में हम इसको जारी रखेंगे और अन्य जो हमारी विधियां हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। अन्य हमारी जो टॉपिक्स हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। आज की लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।